हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन तक एक्सप्लेनेशन किया था। अब उसके आगे एक टॉपिक है जिसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एल्किल फ्लोराइड्स बनाने थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होती हैं, तो इनकी कॉम्प्लिकेसी को थोड़ा सा ईजी करने के लिए हम लोग एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करते हैं, जिसमें हम मेटल फ्लोराइड्स यूज़ करते हैं। एल्किल ब्रोमाइड के साथ सपोज़ RBr लिया है, एल्किल ब्रोमाइड को अगर हम मेटल फ्लोराइड के साथ एक्सचेंज कर दें, एक्सचेंज रिएक्शन है, यानी कि मेटल में क्या ले सकते हैं, या तो हम सिल्वर का फ्लोराइड ले लें, या फिर हम एंटीमनी का फ्लोराइड ले लें, या फिर कोबाल्ट का फ्लोराइड ले लें, या फिर मरकरी का फ्लोराइड ले लें। हम इनमें से किसी का भी फ्लोराइड ले सकते हैं और इन फ्लोराइड्स में से किसी एक के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है। यानी अगर हम AgF के साथ रिएक्शन कराते हैं तो RF बनेगा, यानी एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा, और AgBr रिलीज़ हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड रिलीज़ हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ पर हमें एल्किल फ्लोराइड मिल जाता है। इस रिएक्शन को कहा जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। नेम रिएक्शन की कॉपी में जैसे मैंने कहा उसको आपको लिखना है। अब इन टेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद KI। मीन्स H2SO4 का यूज़ अगर हम एल्कोहल को KI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं यूज़ किया जाता, वाई, क्या रीज़न है? बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज़ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे तो जो I2 प्रोड्यूस होगी वो वापस बैकवर्ड रिएक्शन में आ जाएगी और जो रिएक्शन हमें प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं हो पाएगा, वो बन नहीं पाएगा, और इसलिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ नहीं करते हैं। या इसका आंसर अच्छे से लर्न करेंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। मीन्स प्रोपेन के सारे जितने भी डाई हैलोजन डेरिवेटिव हैं वो उनके स्ट्रक्चर्स हमें लिखने हैं। सो मीन्स आइसोमर्स बनाने हैं। तो पहले हमें देखना है कि डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन बनाने हैं, यानी जेमाइनल भी बन सकता है, विसिनल भी बन सकता है। हमें डिफरेंट आइसोमर्स बनाने हैं हमको। चलिए देखते हैं। अगर हम CH3 CH2 और दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर लगा दें तो ये क्या बनेगा, 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेन। इसको क्या बोलते हैं, जेमाइनल। CH3 CH2, यहाँ पर एक Cl लग जाए और यहाँ पर एक Cl लग जाए, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। और इसको बोलते हैं विक डाईहेलाइड, विक डाईहेलोप्रोपेन। एक बन सकता है, 1 2 3 3 की चेन है, एक पहले कार्बन पर और एक तीसरे कार्बन पर। आप हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दो। इसको क्या बोलते हैं, 1,3 डाईहेलोप्रोपेन। तो इस तरीके से आपको आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। अब आता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्किल हैलाइड। ये सारे हमने इनके प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ लिए हैं। अब हमें इनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जनरली क्या होता है, कलर, स्मेल, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में होती हैं। तो चलिए आते हैं। जनरली एल्किल हैलाइड्स आर कलरलेस, ज़्यादातर ये कलरलेस होते हैं। व्हेन प्योर, सबसे पहली बात, बट व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, ये जब लाइट के एक्सपोजर में आते हैं, व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट they impart color. Why? Actually लाइट के कांटेक्ट में आने पर
चूँकि लाइट किस विजिबल रीजन की होगी, और वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देती है। हमेशा कोई भी कंपाउंड तभी कलर शो करता है जब उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाइट के एक्सपोजर में आने पर एक क्वांटा ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन इतने एक्साइट हो जाएं कि वो अपनी शेल छोड़ करके किसी दूसरे शेल में चले जाएं, और जब वो वापस अपनी शेल में आते हैं तो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उतना रिलीज़ कर देते हैं। तो जिस रीज़न के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो तो कलर नहीं दिखता है, जिसको नहीं कर पाते हैं बस वही कलर इम्पार्ट कर देता है। तो ज़्यादातर ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जो होते हैं लाइट के एक्सपोजर में आने पर कलर इम्पार्ट करते हैं। दूसरा, ज़्यादातर ये स्वीट स्मेलिंग होते हैं, इनका जो देखा जाए स्मेल तो ये थोड़े से स्वीट स्मेलिंग होते हैं। अब इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ और आती हैं, उनमें से हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है जनरली इनके साइज़ पर, एटॉमिक मास पर और इनकी पोलैरिटी पर। वंडरवॉल फोर्सेस उसी पर डिपेंड करते हैं। देखिए, एल्केन्स में 1 to 4 मतलब कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक की चेन के जितने भी एल्केन्स होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। 5 to 11 लिक्विड्स होते हैं, मोर देन 11 सारे सॉलिड्स हो जाते हैं। यानी जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है इनका जो स्टेट है वो चेंज होने लगता है। 1 to 4 तक में गैसेस रहते हैं, 5 to 11 तक में लिक्विड हो जाते हैं, और 11 से लेकर के आगे तक ये सॉलिड्स होने लगते हैं। अच्छा, आज जब ये एल्केन है तब की बात है ये, लेकिन जब एल्किल हैलाइड बनता है तो एल्केन के साथ साथ हैलोजन का भी तो मास इंक्लूड हो जाता है। यानी अगर हम CH4 को देखें, एल्केन अगर CH4 है तो इसका एल्किल हैलाइड CH3X होगा। तो इसके कंपैरिजन में, एल्केन के कंपैरिजन में एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अगर इनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से मैच किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो एल्केन के कंपैरिजन में एल्किल हैलाइड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। अगर इथेन लेते तो चेन क्या होती, C2H6, और इसका एल्किल हैलाइड बनाते तो क्या होता, C2H5X। तो इसके कंपैरिजन में इसका मास बढ़ गया। अब डिपेंड करता है कि हैलोजन कौन सा है। हैलोजन या तो क्लोरो होगा या ब्रोमो होगा या आयोडो होगा या फ्लोरो होगा। अगर आयोडो है तो इसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास है, फिर क्लोरो का, फिर ब्रोमो का कम है, और फिर फ्लोरीन का, यानी सबसे ज़्यादा क्लोरीन का है, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम क्लोरीन का और सबसे कम फ्लोरीन का। यानी अगर एल्किल ग्रुप चेंज ना हो, यानी CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3F में अगर कंपेयर किया आई तो इसमें कंपेयर किया जाए तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट फ्लोराइड का होगा और सबसे ज़्यादा आयोडाइड का होगा। रीज़न क्या है कि इनका जो आयोडीन का मास बढ़ने के कारण, जबकि ये कॉमन है, इनमें मेथिल ग्रुप सभी में एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर हैलोजन ग्रुप चेंज हो रहा है, उसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास बदल रहा है, बढ़ रहा है, तो आयोडाइड जो होगा वो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रखेगा, जबकि फ्लोराइड सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखता है। यहाँ पर एक और फैक्टर है, एक्चुअली फ्लोरीन के मीन्स हैलोजन्स के ऐड हो जाने के बाद कंपाउंड्स में पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। हमने पढ़ा है कि RX, सपोज़ ये एल्केन है और इसमें जब जुड़ जाता है तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन, हैलोजन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पुल होता है और यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर जब पोलैरिटी जनरेट हो जाती है तो डाइपोल वंडरवॉल फोर्सेस जनरेट हो जाते हैं, और इसकी वजह से भी ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर लेता है, और इस वजह से भी इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब बात कर, मतलब हमने ये देखा कि अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखना हो तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब एल्केन भी रिस्पॉन्सिबल है और हैलोजन भी रिस्पॉन्सिबल है। हमने देखा हैलोजन में जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, यानी कि फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन, लेकिन अगर इधर भी बढ़ रहा है तो भी इधर कार्बन की चेन लंबी होती जा रही है तो भी इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा। मतलब अगर हमने मेथिल लिया है CH3 तो कम होगा, लेकिन अगर मेथिल के फ्लोराइड के कंपैरिजन में अगर हम लोग एथिल का फ्लोराइड, आयोडाइड फ्लोराइड ले रहे हैं तो किसका ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट,
एथिल के फ्लोराइड का, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ तो सेम है लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है एल्किल ग्रुप। इसमें से कार्बन चेन लंबी हो रही है, CH2 यूनिट यानी 14 यूनिट मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है और इसकी वजह से एथिल फ्लोराइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का आइसोमर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर आइसोमेरिक फॉर्म में है। हाँ, तो पड़ता है। अगर स्ट्रेट चेन होती है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन अगर उतने ही कार्बन में अगर साइड चेन डाल दी गई है तो उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। जितनी ब्रांचेस बढ़ जाती हैं उतना ही ज़्यादा कम हो जाता है। हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 1 ब्रोमोब्यूटेन ले लेते हैं। चलिए 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये कार्बन 1 है, 2 3 4 CH2 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 CH3, इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमोब्यूटेन। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी कार्बन चेन नहीं है। चलिए एक और आइसोमर बना लेते हैं इसका, CH3 CH2 CH, यहाँ पर एक ब्रोमो लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब एक कार्बन को साइड में ले आते हैं, यहाँ पर स्ट्रेट चेन था, ये इसको लिख लें पहले 1 2 3, तो हम लिखते हैं 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। सभी में 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4। पहले में स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं है। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसी का ही होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 375 केल्विन। इसमें आप देखिए ब्रोमीन ब्रांचिंग में आया है, इससे थोड़ा सा कम हो जाता है, इसका है 364 बॉइलिंग पॉइंट। और इसमें एक कार्बन भी ब्रांच में चला गया है, इसका और भी कम हो जाता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है हमारा 346 केल्विन। आप देख रहे हैं जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती हैं वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब थोड़ा सा एरीन्स पर बात कर लेते हैं कि इनके आइसोमेरिक फॉर्म में कैसा फ़र्क पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं। बेंजीन का क्लोरोबेंजीन मान लीजिए ले लेते हैं 1 क्लोरोबेंजीन, तो ये क्या हो गया? ये तो चलिए मोनोक्लोरोबेंजीन है। इसका इसका नॉर्मल बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है और इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन कभी कभी इसके जब डाई हैलाइड्स होते हैं तो उनमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। कैसे? मान लीजिए क्लोरीन यहाँ पर इसकी ऑर्थो पोजीशन पर है, हमने आपको बताया था कि एडजेसेंट पोजीशन पर होते हैं तो ये ऑर्थो कहलाते हैं। यानी 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन, या फिर हम इसको कह सकते हैं ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ऐसा करके कह सकते हैं। ये इसका ऑर्थो आइसोमर है। अगर हम लोग इसको मेटा पोजीशन पर लगाते हैं तो क्या होता? यहाँ पर ये ऐसा आ जाता, हम इसको मेटा क्लोरो कर देते हैं। और जब हम इसको इसके पैरा पोजीशन पर लगाते हैं तो ये पैरा क्लोरो आइसोमर हो जाता। अब कंपेयर करना है कि इन 3 में से किसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है। हमेशा पैरा पोजीशन पे जो इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है ये सबसे स्टेबल कंडीशन होती है पैरा, क्योंकि एक सिमिट्री में होते हैं और इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। पैरा क्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 448 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट होता है 323 केल्विन। यहाँ पर पैरा क्लोरो का इससे थोड़ा कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 446 केल्विन और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 249 केल्विन। यहाँ पर ऑर्थो में सबसे कम सिमेट्री रहती है, बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं बॉन्ड और इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 453 और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये इसका 256 केल्विन होता है। चलिए ये इतना टॉपिक हो गया। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, डेंसिटी की।
ज़्यादातर मॉलिक्यूलर मास देखिए बढ़ रहा है, जैसे जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एल्केन्स में जुड़ते चले जाते हैं इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत बढ़ जाता है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाने से इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये वाटर से हैवियर हो जाते हैं, इनकी डेंसिटी वाटर से काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी मतलब पानी में के साथ बॉन्ड बना लेने की कैपेसिटी। एक्चुअली हैलो एल्केन्स जो होते हैं वो पानी में मीन्स वाटर में बहुत कम घुलते हैं। रीज़न क्या है कि जब हैलो एल्केन को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए वाटर के बॉन्ड इतना एनर्जी रिलीज़ नहीं करते कि इनके बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएं, यानी RX इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए H2O के साथ रिएक्शन कराने पर इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं रिलीज़ हो पाती कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो ये इसके साथ रिएक्ट करके दूसरा कंपाउंड बना लेगा और ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन वाटर के बॉन्ड टूटने से उतनी सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं रिलीज़ होती जिससे कि RX का बॉन्ड टूट पाए और इसलिए कम जो है ये डिज़ोल्व हो पाते हैं। फिर भी जो हैलो लाइटर वेट के होते हैं वो थोड़ा बहुत पानी में घुल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये हैवियर होते जाते हैं इनके बीच के वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है और ये पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाते। लेकिन उसके अगेंस्ट फिर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो लेते हैं, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, जैसे कि एसीटोन, जैसे कि बेंजीन, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं इनमें ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। और ये पानी क्योंकि इनका भी नेचर कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक होता है, वाटर के साथ इनके बॉन्ड जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है तो नहीं टूट पाते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ ही प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ठीक है, आज का इतना ही टॉपिक। अब कल हम केमिकल रिएक्शंस में डिस्कशन करेंगे और आज इस आप टॉपिक को तैयार करिए।